तो आज हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम सीखेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। चारों प्रोजेक्टाइल्स को हमें बहुत अच्छे से सीख लेना है। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा एंगुलर प्रोजेक्टाइल से। एंगुलर प्रोजेक्टाइल, सबसे पहले प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल कुछ नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आपने फेंक देना है बस। किसी भी एंगल पर कहीं पर भी आपने किसी चीज़ को उठा के अगर फेंका, दैट इज़ प्रोजेक्टाइल। इतना आपको ध्यान रखना। इसी प्रोजेक्टाइल मोशन को आपको स्टडी करना है, जो कि मोशन इन अ प्लेन होती है, एक ही प्लेन में चलेगी। एयर के रिफ्लेक्शंस को इसमें हम नेग्लिजिबल लेते हैं। यहाँ पर हायर स्टडीज़ में एयर के रिफ्लेक्शंस को ऐड किया जाता है। 11th-12th में आपको एयर के रिफ्लेक्शंस को नेग्लेक्ट करना है। इसके लिए मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ पहले। बहुत ही ध्यान से देखिएगा सभी टर्म्स को। दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। ये मैंने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, ये आपका एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है। तो यहाँ से हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है। ये इस तरह से हमने इसको फेंका। यू वेलोसिटी से, ओरिजिन से हमने एक प्रोजेक्टाइल को, एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से थ्रो किया है थीटा एंगल पर। हॉरिजॉन्टल से, ओरिजिन से ये थीटा डिग्री एंगल पर हमने थ्रो किया है। अब आपको इसकी स्टडी करनी है। इस प्रोजेक्टाइल को हम बोलेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो इसमें हम देखेंगे कि इस पूरी मोशन में यहाँ से मोशन स्टार्ट होता है, जैसे ही हमने फेंका यू वेलोसिटी से, और यहाँ जाके एंड हो रहा है मोशन। तो इस पूरे मोशन में हमें ये देखना है कि कितना ऊंचा ये गया है। यहाँ से ओरिजिन से सबसे ऊंचा कौन सी जगह पर गया है, कितनी हाइट पर गया है, ये आपको निकालना है। हाइट एच से डिनोट किया मैंने मैक्सिमम हाइट को। और यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये ज़मीन पे कितनी दूर जाके गिरा, इसको कैपिटल आर से डिनोट किया मैंने। इसका नाम है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, एक एक टर्म को बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा। एच जो है ये मैक्सिमम हाइट है, इस एच को मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। एच का मतलब है मैक्सिमम हाइट, ये आपको निकालनी है एक इसमें। फिज़िक्स इज साइंस ऑफ कैलकुलेशन, तो ये सारी कैलकुलेशन आपको बहुत ध्यान से समझ लेनी है। बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है, जितने भी फार्मूलाज हम ड्राइव करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे टर्म्स कॉमन हैं, तो कन्फ्यूज़न होता है याद करने में, मिक्सअप हो जाता है। पावर कहाँ है मल्टीप्लिकेशन में, कोएफिशिएंट में कौन मल्टीप्लायर है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए आपको इसे प्रूव करना आना चाहिए। एक बार आप सीख जाएंगे तो विदिन 2-3 मिनट्स यू कैन प्रूव। ओके, तो अभी क्या है, एक तो मैक्सिमम हाइट हमें कैलकुलेट करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज हमें कैलकुलेट करना होगा, और एक बार जब हमने इसे फेंक दिया तो ये कितनी देर तक हवा में रहा, यानी कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी हमें कैलकुलेट करना है। उसे हम डिनोट करेंगे टी से। टी हमें निकालना है, टी का मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये प्रोजेक्टाइल कितनी देर तक हवा में रहा, यहाँ से उड़ना शुरू हुआ, हवा में उड़ गया, यहाँ से फेंका आपने और यहाँ पर वापस आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम है, दैट टाइम इज़ नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। तो इन तीनों बातों को तो हमें प्रूव करना ही है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में, जब मैंने इसको ऐसे थ्रो किया तो ये इस तरह से शेप हमें दिखती है। नॉर्मली अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकेंगे किसी भी एंगल पर, तो वो आपको ऐसा स्टीप बनाता हुआ, डिसेंट बनाता हुआ एक एंगल से नीचे की तरफ गिरता हुआ नज़र आएगा। आपने बास्केटबॉल में, फुटबॉल में, क्रिकेट में थ्रोअर जब थ्रो करता है उसको थ्रो करते हुए देखा होगा, तो हर बार एक इस तरह से शेप आता है। बैट्समैन हिट करता है 6 के लिए, या बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत सारी चीज़ों में देखा होगा। स्टोन फेंका होगा आपने, तो एक थोड़ी दूर जाके वो नीचे की तरफ गिरता है, थोड़ी देर तक सीधा जाता है, फिर कर्व लेता हुआ नीचे की तरफ गिरता है। तो आपको सबसे पहले ये प्रूव करना होगा कि ये जो मोशन है, ये जो डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है, जिसे हम पैराबोला जैसे शेप देख रहे हैं, कि ये जो प्रोजेक्टाइल है इसका ट्रेजेक्ट्री है, इसका जो पाथ है वो पैराबोला है। सबसे पहले आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। तो चार, ये जो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये तो आपको प्रूव करने ही करने हैं तीनों। न्यूमेरिकल्स में इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको मिलने वाले हैं, लेकिन आपको यहाँ पर उससे पहले ट्रजेक्टरी ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल इस पैराबोला, इसे भी आपको प्रूव करना है कि पैराबोला है भी या नहीं। तो चलिए प्रूव करेंगे कि प्रोजेक्टाइल जो हमने फेंका है किसी थीटा एंगल से, हॉरिजॉन्टल से बनाते हुए थीटा, तो वो एक पैराबोला को ट्रेस करते हुए जाता है। तो इसके लिए अब आपको बहुत ध्यान से दो बातें समझनी है। वो दो बातें ये हैं कि इस पूरी मोशन में जो हमने यहाँ से फेंका है, यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ जाने तक, मोशन के एंड होने तक, यहाँ मोशन स्टार्ट हुआ,
प्रोजेक्टाइल मोशन और यहाँ पर जाकर एंड हो गया। एक प्लेन में नज़र आ रहा है, वाइट बोर्ड में ही पूरा मोशन है, इसलिए इस मोशन का एक और नाम मोशन इन प्लेन भी है, क्योंकि एयर के रिफ्लेक्शंस को हम नेग्लिजिबल ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको देखना है कि कितने मोशन यहाँ पर हो रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ और यहाँ एंड हुआ। तो ये पहले आपने जो भी चीज़ फेंकी है वो यहाँ पर थी, फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँची, फिर यहाँ पहुँची, यहाँ पर पहुँची, इस तरह होते हुए यहाँ पर वापस आ गई। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से इस पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट अलग है, वाई एक्स कोऑर्डिनेट कुछ है और वाई कोऑर्डिनेट भी कुछ होगा इसके सामने। अगर आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पहुँचता है तो एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएगा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट में भी चेंजेस आ रहे हैं और वाई कोऑर्डिनेट में भी चेंजेस आ रहे हैं। मीन्स देयर आर टू काइंड ऑफ मोशन, एक वर्टिकल मोशन यहाँ पर हो रहा है और एक हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ पर हो रहा है। तो मैं दोनों मोशंस को यहाँ पर लिख देता हूँ, कौन कौन से मोशन प्रेजेंट हैं। एक है वर्टिकल मोशन और दूसरा है हॉरिजॉन्टल मोशन। ओके, तो अब आपको यहाँ पर ये बात समझनी है कि जो दोनों मोशन हैं इनका नेचर कैसा है। क्या ये दोनों यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है या दोनों ही नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है या क्या है, दोनों को आपको ध्यान रखना है, देखना है ध्यान से। तो कैसे होगा देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। उससे पहले आपको ये काम कर लेना है कि यहाँ पर आपने जो यू वेलोसिटी से ऐसे फेंका है, आपको प्रोजेक्टाइल को आपने फेंका है, वहाँ से इसके आपको रिजोल्यूशंस कर लेने हैं, वो आपको सिखाए हुए हैं। यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नीचे एक्स एक्सिस पर, ये तो ये यू का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वेक्टर यू एक्स, जिसका नाम हम अच्छी तरह जानते हैं यू कॉस थीटा होगा ये मैग्नीट्यूड में, मींस यू एक्स इज़ इक्वल टू यू कॉस थीटा। इसी तरह पॉइंट के सामने आप एक वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर ये वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा इसका, उसका नाम हो जाएगा वेक्टर यू वाई और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा यू वाई इज़ इक्वल टू यू साइन थीटा। तो अब देखिए हॉरिजॉन्टल मोशन में पहले ले रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या है, मान लीजिए कि यहाँ से जो आपने ये प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, यानी कि अगर इस मोशन में जो मोशन स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें यहाँ से यहाँ जाने में अगर 10 सेकंड का टाइम लगता है, 10 सेकंड्स ध्यान रखिएगा। तो उन 10 सेकंड में अगर हम देखेंगे, मैं कुछ टर्म्स लिख देता हूँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएँ। वर्टिकल के लिए वाई एक्सिस हमने लिया हुआ है इसलिए वाई उसका सिंबल रखेंगे, और हॉरिजॉन्टल के लिए एक्स लिया है तो उसका सिंबल रखेंगे हम एक्स। ये सिंबल के बारे में क्या चीज़ है आप देखें ध्यान से। मैं वर्टिकल में लिख देता हूँ डी, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बारे में लिखूँगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखूँगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दोनों के बारे में जो भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको हम देखेंगे। तो वर्टिकल के लिए हुआ डी एस वाई डिवाइडेड बाई डी टी, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल मोशन, वर्टिकल वाले में देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे वेलोसिटी को देखेंगे, डी यू वाई बाई डी टी, ये देखेंगे। ठीक है, इतना बस हमको स्टडी करना है, इसमें भी और इसमें भी। इन दो बातों से आपको बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म पता चलेगा, दोनों का नेचर आपको पता चलेगा, दोनों ही मोशन का। तो हॉरिजॉन्टल में भी मैं लिख देता हूँ, हॉरिजॉन्टल में डी एस एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, और वेलोसिटी के लिए लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी यू एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। अब अगर आप देखेंगे, जब हम यहाँ पर नोटिस करते हैं 10 सेकंड का समय अगर हमने देखा यहाँ से यहाँ जाने में लगा, तो उन 10 सेकंड्स को अगर हम इक्वली ब्रेक कर देते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टाइम को, एक एक सेकंड का लेते हैं, तो हम देखते हैं कि हर एक सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है। हॉरिजॉन्टल मोशन में हर सेकंड में हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट इज सेम। अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर नहीं बदलेगी, यानी अगर एस एक्स जो है विल नॉट चेंज, नहीं बदल रहा है, तो क्या होगा, डी एस एक्स बाई डी टी का क्या होगा, डी एस एक्स बाई डी टी की वैल्यू हर बार 0 हो जाएगी, डी एस एक्स बाई डी टी की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, इसलिए आप ध्यान से देखिए एक एक टर्म। तो अगर हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम आएगी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर सेम आएगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है,
हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर सेम आएगा तो डी एस एक्स बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी 0। और ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो गया तो 0 होने का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी, यानी कि इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी 0 हो रही है, वेलोसिटी इज़ 0। यही बात आपको समझनी है कि वेलोसिटी 0, ये डी एस एक्स बाई डी टी की वैल्यू 0 आएगी पूरे मोशन में। इसका मतलब ये है कि अगर आपने जो प्रोजेक्टाइल फेंका है यहाँ से यहाँ, ये जो आपने फेंका इस तरह से, तो अगर आपने इसको ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, राइट एंगल ट्राइंगल, रिजोल्यूशन में हम ये सब कर चुके हैं। तो अगर ये 5 से आपने फेंका है, इसके अगर 2 पार्ट हुए, एक मान लीजिए ये वाला हुआ 4 और ये हुआ 3, तो ये जो 3 वाला है, ये 3 समझ रहे हैं आप, ये 5 4 3 तो जानते हैं ना राइट एंगल ट्राइंगल में, 5 का स्क्वायर 25 और 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर वो भी 25, यानी कि इस तरह से अगर ये जो 5 से आपने वेलोसिटी से फेंका और उसके स्प्लिट हो गए 3 और 4 में, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी इज़ 4 वी हैव टेकन एंड हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी इज़ 3। ओके, तो ये 5 के 2 स्प्लिट हुए, तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जैसे ही आपने इसको फेंका तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 3 थी, 3 मीटर्स पर सेकेंड कह लीजिए, सपोज़ 3 मीटर पर सेकेंड थी। तो यहाँ पर जो डी एस एक्स बाई डी टी 0 दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 3 ही है, आगे तक 3 ही है। 3 से ना ये 2 हो रही है, ना ये 3 से 4 हो रही है, ना घट रही है ना बढ़ रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के 0 होने का मीनिंग ये है कि वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है ना घट रही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डी एस एक्स बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज 0 का मीनिंग ये है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर वेलोसिटी यहाँ पर ना घट रही है ना बढ़ रही है, 3 ही है, तो उसका मतलब क्या हुआ, डी यू एक्स बाई डी टी, जो वेलोसिटी 3 थी, यू एक्स की वैल्यू अगर 3 थी, तो ये बार बार क्या होगा, जब ना घट रही है ना बढ़ रही है, तो डी यू एक्स बाई डी टी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। अब इसका मीनिंग समझ लीजिए, डी यू एक्स बाई डी टी का मतलब 0, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन 0 हो गया। अब इस एक्सीलरेशन 0 होने का मीनिंग क्या है, ये एक्सीलरेशन 0 होने का मीनिंग ये है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देयर वाज नो एक्सीलरेशन, कोई भी एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल मोशन में नहीं था। यहाँ पर इसका मीनिंग ये है देयर वाज नो एक्सीलरेशन, कोई एक्सीलरेशन नहीं है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेकंड में, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज ही नहीं हुआ। जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हुआ, इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू है 0, तो एक्सीलरेशन हो गया 0। यानी कि ये भी आप कह सकते हैं, जैसे अभी आपने डिस्प्लेसमेंट के लिए देखा, वेलोसिटी के लिए देखा, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन मोशन स्टार्ट होते समय था, कितना था, 0 था, वो ही पूरे मोशन में रहा, क्योंकि चेंज ही नहीं हुआ। तो यानी 0 एक्सीलरेशन था और 0 ही रहा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन एक नॉन एक्सीलरेटेड मोशन है। हॉरिजॉन्टल मोशन इज़ एन नॉन एक्सीलरेटेड मोशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, यानी कि पूरे मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये तो एक बात हो गई। अब हम वर्टिकल मोशन में चलते हैं और उसको देखते हैं कि वो कैसी मोशन है। फिर वर्टिकल मोशन में हम आते हैं, तो वर्टिकल मोशन में हम देखते हैं, ये जो वर्टिकल मोशन ऊपर की तरफ जाता नज़र आ रहा है, इस वर्टिकल मोशन में अगर आप इस केवल वर्टिकल मोशन का ग्राफ बनाएंगे, तो आपने कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकी, तो ऊपर की तरफ फेंकने से क्या होता है, वो इस चीज़ धीरे 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 उसकी स्पीड कम होने लगती है, वेलोसिटी कम होने लगती है, और कम होते 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 एक पॉइंट पे जाके 0 हो जाती है और वहाँ से वापस गिरना शुरू होती है। अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ये सब, क्योंकि एयर के जो रिफ्लेक्शंस हैं उनको तो हम नेग्लिजिबल ले रहे हैं, तो इसलिए ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज इट्स स्पीड वाइल गोइंग अपवर्ड। तो ऊपर की तरफ जा रही है, स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, बढ़ रही है, एक मूवमेंट पे जाके रुकती है, फिर बढ़ना शुरू हो जाती है, नीचे की तरफ गिरती है। तो ये बात आपने बहुत अच्छी तरह सीखी हुई है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो वो ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मूव करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूनिफॉर्म है। अर्थ सरफेस के लिए इसकी वैल्यू आप सब जानते हैं, 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल पर्पस के लिए समटाइम भी यूज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर।
तो फिलहाल यहाँ पर अगर आप उसका ग्राफ अगर आपको याद होगा तो वो ग्राफ आपको कुछ इस तरह से आप बनाया करते थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक तरफ वेलोसिटी दूसरी तरफ टाइम, तो ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे बनता था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। इसमें हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी की वैल्यू सेम है, डिस्प्लेसमेंट की नहीं। अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को फेंकने के लिए तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, क्योंकि पहले सेकंड में अगर 10 सेकंड मान लीजिए जैसे यहाँ पर मोशन में हमने 10 सेकंड लिया, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पहुँचा, तो आधे मोशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 सेकंड बीतेंगे। इन 5 सेकंड को अगर आप इक्वली डिवाइड कर देंगे तो पहले 1 सेकंड में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होगा, दूसरे सेकंड में कम होगा उससे, तीसरे में उससे कम होगा, चौथे में उससे कम और पाँचवें में हो जाएगा ज़ीरो, वहाँ पर रुक जाएगा फिर वापस गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वर्टिकल मोशन में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है हर टाइम में, इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसी होगी, नॉन ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पर नॉन ज़ीरो dy/dt की वैल्यू हो जाएगी नॉन ज़ीरो, ये बार बार बदल के वैल्यू आपको मिलेगी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो टाइम बाय टाइम वेरी करेगी, वेलोसिटी विल वेरी, ये बार बार बदलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये बार बार बदलेगी, पहली बार में जैसे यहाँ पर हमने नंबर्स में लिया हुआ है 4 लिया हुआ है वर्टिकल को, 5 के 2 स्प्लिट बनाए हमने, 4 3 और 4 समझने के लिए। तो पहले सेकंड पर जितना भी डिस्प्लेसमेंट आया हो, ये वेलोसिटी है, कंफ्यूज नहीं हुई है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग बातें। डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होगा पहले सेकंड पे, फिर दूसरे सेकंड पे कम होगा, तीसरे पे उससे कम होगा, इस तरह से होता जाएगा, कम होता जाएगा टॉप पे पहुंचने तक। फिर उसके बाद वहाँ से वापस नीचे गिरेगा, फिर गिरते 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 वही वापस रिपीट होने लगेगा पूरा पैटर्न। तो अभी क्या होने वाला है, वेलोसिटी अगर आप देखेंगे ये वेलोसिटी बार बार वेरी कर रही है, बदल रही है, यानी कि पहले सेकंड पे अगर 4 रही तो दूसरे सेकंड पे मान लीजिए 3 हो गई, तीसरे सेकंड पे 2 वेलोसिटी हो गई, ds/dt की जो भी वैल्यू आई, पहले सबसे पहली बार 4, उसके बाद 3, फिर 2, फिर 1। तो अगर आप इसका चेंज निकालेंगे तो ये पहली वेलोसिटी, उसके बाद वाली अगले सेकंड की वेलोसिटी ऊपर जाते समय, तो ये du/dt की जो पहली वाली वैल्यू आपको मिलेगी वो इसमें du/dt की वैल्यू 4 - 3 1 हो जाएगी ये, फिर उसके बाद फिर 1 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी। यानी कि जो वेलोसिटी का चेंज है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगी फिक्स, कांस्टेंट, हर बार du/dt की वैल्यू सेम आएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वेलोसिटी हर सेकंड अलग अलग आएगी, ऊपर जाते समय कम होती जाएगी वेलोसिटी, 0 हो जाएगी टॉप पे, फिर बढ़ेगी नीचे गिरते समय। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे तो वो हर सेकंड सेम आएगी। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हर सेकंड सेम आएगी तो इसका मीनिंग ये है कि एक्सीलरेशन पूरे मोशन में सेम है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन। इसलिए अगर du/dt फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक्सीलरेशन कैसा है, एक्सीलरेशन इज़ यूनिफॉर्म। यही सबसे इम्पॉर्टेंट बातें थी इस पूरे मोशन की। अब आगे का काम तो बिल्कुल बच्चों के खेल जैसा है आपके लिए, ठीक है। तो आपको अब 2 बातें याद रखनी है कि वर्टिकल जो मोशन यहाँ पे हो रहा है इस पूरे एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन, वन इज़ वर्टिकल मोशन एंड हॉरिजॉन्टल मोशन। वर्टिकल मोशन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है एंड हॉरिजॉन्टल मोशन नॉन एक्सीलरेटेड मोशन है। जब इतनी बात आपकी पक्की हो जाए तो उसके बाद आपको सीधा, जैसे वर्टिकल मोशन आपको पता चला कि वर्टिकल मोशन इज़ एन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इंडिकेट्स काइनेमैटिक्स, एंड काइनेमैटिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच all 3 equations of motion given by great scientist सर आइजैक न्यूटन। यानी कि अगर ये एक्सीलरेटेड मोशन है, वर्टिकल मोशन अगर एक्सीलरेटेड मोशन होता है तो फिर इसका मीनिंग ये हुआ कि आप जब भी वर्टिकल मोशन के थ्रू स्टडी करेंगे, आगे एनालाइज करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे कुछ भी, तो आप वर्टिकल मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड तो हो गया, तो इसकी प्रॉपर्टी हो जाएंगी all 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये इसकी प्रॉपर्टी हो जाएंगी। इन तीनों इक्वेशंस को आप वहाँ पर यूज़ कर सकेंगे
जो आप सब जानते हैं v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सेकंड है s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज़ v स्क्वायर इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वर्टिकल मोशन की इस एंगुलर प्रोजेक्टाइल में या प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल मोशन इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एंड in this we can use any of three equations of motion given by Newton written on the board। ओके, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। इस तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में दो चीज़ें कॉमन होती हैं हमेशा, एक तो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तीनों में है, और इनिशियल वेलोसिटी, ये बात कांस्टेंट होती है, बाकी सब चीज़ें बदलती रहती हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल मोशन अगर नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है तो यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे होगा, तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको मिले कहीं पर किसी मोशन में, तो आप तुरंत समझ जाइए एक ही फार्मूला से वहाँ पर आपको काम करना है, ओनली वन सिंगल फार्मूला, एंड दैट फार्मूला इज़ वेरी मच यूजफुल, एवरीबडी नोज, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिर्फ इतनी बात आपको याद रखनी है। सो इफ़ हॉरिजॉन्टल मोशन इज़ नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, देन वी कैन यूज़ ओनली वन सिंगल फार्मूला, एंड दैट इज़, एवरीबडी नोज, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिर्फ इसका हमें यूज़ करना होगा जब भी हम हॉरिजॉन्टल मोशन के थ्रू कैलकुलेशन करेंगे, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, इसलिए वेलोसिटी का हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो इतनी जानकारी निकालने के बाद, एनालाइज करने के बाद, ऑब्ज़र्व करने के बाद, अब हम चलते हैं फाइनली अपने क्वेश्चन पर वापस, जो है प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ अ पैराबोला। और तो चलिए सबसे पहले हम इसमें देखिए क्या करेंगे कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ पैराबोला, एंगुलर प्रोजेक्टाइल इज़ पैराबोला करने के लिए मैं रैंडमली एक पॉइंट ले लूँगा पूरे मोशन में। मान लीजिए दैट पॉइंट इज़ दिस, ये मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने इसे। दिस पॉइंट इज़ सपोज P पॉइंट। इस P पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कुछ कोऑर्डिनेट्स है होगा, x कोऑर्डिनेट होगा और एक y कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पर मैं इसको डिनोट कर देता हूँ, x, y इसके कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है। इतनी स्टडी हम करेंगे, यहीं से हम पता लगा के बता देंगे कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो पैराबोला होता है या नहीं होता, या क्या होता है अगर कुछ और होता है तो देखिए सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, देखिए दोनों मोशन में दो बातें और आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये बात याद रखनी है कि जो भी फार्मूला आप यहाँ पर ड्राइव करेंगे तो वो फार्मूला को आप अपने नोन टर्म्स में ड्राइव करेंगे, एंड यहाँ पर जो नोन टर्म्स होंगे वो हैं केवल तीन। एक होगा जिस वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका है, दैट विल बी योर नोन टर्म। जिस एंगल पर हॉरिजॉन्टल से आपने उसको फेंका है, दैट विल बी योर नोन टर्म, जितने भी एंगल पर आपने फेंका, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी। यानी कि ये तीन जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आपको याद रखना है कि जो भी फार्मूला आप ड्राइव करेंगे उसमें u, थीटा और g के टर्म्स में आपको लेके आना है, ये आपके नॉन टर्म्स हैं। इनके अलावा जितने भी होंगे वो सब आपके असम्पशंस होंगे या फिर कांस्टेंट टर्म्स होंगे, नंबर्स होंगे फ़िलहाल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरी बात ये है कि एक तो ये बात हो गई कि u, थीटा और g में आपको सारे फार्मूलाज लाने हैं, और दूसरी बात ये है कि दोनों मोशन में एक बात कॉमन है, दोनों ही मोशंस में, वो एक बात कॉमन का नाम है टाइम। टाइम दोनों में कॉमन है, यानी कि जब आपने यहाँ से यहाँ फेंका, मान लीजिए यहाँ पहुँचने में अगर 2 सेकंड का समय लगा है, तो 2 सेकंड के समय लगने में 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, हॉरिजॉन्टल में भी चेंज हुआ x कोऑर्डिनेट में, और y कोऑर्डिनेट में भी चेंज हुआ। 0 पर दोनों 0 0 थे, यहाँ पर कुछ और वैल्यू आ गई, यहाँ कुछ और वैल्यू आ गई, यानी कि x और y दोनों कोऑर्डिनेट में चेंज आया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सेम टाइम में वो चेंज आया है, x कोऑर्डिनेट में भी और y कोऑर्डिनेट में भी, उसी 2 सेकंड में चेंज आया। ओके, तो अब हमें क्या काम करना है, अगर टाइम अगर कांस्टेंट है, दोनों में सेम है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मोशन की हेल्प ले लूँगा। उससे टाइम कैलकुलेट करना इजी है, क्योंकि वहाँ पर एक ही फार्मूला मुझे अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए टाइम कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं यहाँ से यहाँ पहुँचने तक का जो टाइम होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल मोशन के थ्रू अगर मैं जाता हूँ यहाँ से यहाँ पर, तो सिंपल मेरे पास फॉर्मूला है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला मुझे अप्लाई करना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा मोशन था, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन था।
तो स्पीड कितनी है, हॉरिजॉन लिखा हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हॉरिजॉन्टल स्पीड यानी यूएक्स स्पीड है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ हॉरिजॉन्टल में, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, और टाइम कितना बीता, मान लीजिए टी टाइम यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा है, दैट इज़ स्मॉल टी। ओके, तो इस टी को निकाल कर हम यहाँ पर रख लेंगे। टी की वैल्यू हो गई एक्स अपॉन टी, इधर चला जाएगा, यू एक्स यहाँ आ जाएगा, और यू एक्स की वैल्यू है यू कॉस थीटा। तो ये यू कॉस थीटा को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये पी पॉइंट पर आने वाला टाइम हमें मिल गया। अब इस टाइम से काफ़ी चीज़ें हमें कैलकुलेट करने के लिए मिल जाएंगी। अब देखिए आगे क्या करना है इसमें हमें। आगे बढ़ने के लिए अब मैं वर्टिकल मोशन की हेल्प लूँगा, और वर्टिकल मोशन के लिए वर्टिकल मोशन में जाएंगे अकॉर्डिंग टू वर्टिकल मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन की हेल्प हम लेंगे, क्योंकि वर्टिकल मोशन कैसा मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है अंडर द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वहाँ पर मेरे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं। एक एक बात को आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके समझ लीजिए। v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जितने भी फार्मूलाज इक्वेशंस होते हैं, आप इनको जितनी ज़्यादा बार लिखेंगे उतना ज़्यादा आपके ये क्लियर रहेंगे, हमेशा कभी आप भूलेंगे नहीं। अब इसमें देख लीजिए, मुझे वो इक्वेशंस ऑफ मोशन लेनी है जिसमें टाइम हो, क्योंकि मुझे क्या कैलकुलेट करना है फाइनली, टाइम। फ़िलहाल यहाँ तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, तो टाइम तो हमने निकाल लिया है हॉरिजॉन्टल मोशन से। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन लेनी है जिसमें मैं दोनों वेरिएबल को ले जाऊँ। कौन कौन वेरिएबल है मेरे, एक्स और वाई, ये 2 वेरिएबल हैं यहाँ पर। तो एक्स और वाई में मुझे अब ऐसी इक्वेशन बनाने के लिए आगे बढ़ना है कि जिसमें दोनों वेरिएबल्स में किसी एक वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हो दैट विल बी 2, और दूसरे वेरिएबल की जो पावर हो वो हो 1। अगर मुझे ऐसा मिलता है तो मैं कहूँगा कि ये जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है दैट इज़ पैराबोला। अगर दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 मिल जाती हैं, स्क्वायर में आ जाती हैं, तो वो इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, उसका ग्राफ एक सर्कल होगा। और अगर दोनों ही वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 आ जाती है, तो वो आप सब जानते हैं दैट विल बी अ लीनियर इक्वेशन। उसका ग्राफ एक लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, लीनियर होगा। तो यहाँ पर मैं देखिए वर्टिकल मोशन मैंने ले लिया, तो टाइम से मुझे रिलेट करवाना है क्योंकि मैंने टाइम निकाला हुआ है। तो तीसरी वाली इक्वेशन का तो यहाँ पर यूज़ बिल्कुल नहीं होने वाला है, इसमें टाइम है नहीं, रिलेशन नहीं हो पाएगा। इन दोनों से रिलेशन होगा, एक इससे और एक इससे। अब इन दोनों में से कौन सी चूज़ करें, इसमें से मैं चूज़ करूँगा सेकंड वाली। फर्स्ट वाली को भी हम चूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँच, ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँचने तक, पी पॉइंट तक पहुँचने तक का फाइनल वेलोसिटी हमारे पास नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी है वर्टिकल वाली u साइन थीटा यू वाई, एक्सेलरेशन है g, माइनस में लेंगे ऊपर जा रहे हैं तो, और टाइम यहाँ तक पहुँचने का निकाला हुआ है हमने x डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा। लेकिन फाइनल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ पहुँचने की कितनी है नहीं पता, इसलिए इसको नहीं लगा सकते। तो हम इसको लगाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे, s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस इतना करना है। अब आपको आगे का काम बहुत ही आसान है, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। वी हैव s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए वर्टिकल मोशन ले रहे हैं, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पी पॉइंट तक कितना हुआ, y, ये हो गया y। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वर्टिकल में, दैट इज़ यू वाई लिख देता हूँ। t, ये रहा t, इसको अभी मैं t ही लिखे रहने देता हूँ, बाद में पुट कर देंगे सारी वैल्यू एक साथ। प्लस की जगह मैंने यूज़ किया माइनस, क्योंकि a की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी, हाफ जी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको अपोज करेगी मोशन को, इसलिए माइनस, नेगेटिव साइन फॉर अपोजिशन। और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा टी स्क्वायर। अब मैं सारी वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। अब कुछ नहीं बचा है, फिजिक्स का काम खत्म हो चुका है, सिंपल मैथमेटिक्स हमें अप्लाई करनी है, सिंप्लीफाई करना है और इक्वेशन को चेक करना है कि दोनों वेरिएबल में हाईएस्ट पावर किसी एक की 2 है या नहीं और दूसरे की 1 है या नहीं। अगर ऐसा है तो पैराबोला है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये पैराबोला नहीं है, कुछ और है। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या होगा देखिए, y, यू वाई की वैल्यू मैंने पुट करी, वो है u साइन थीटा
टी की वैल्यू मैंने पुट की, दैट इज़ एक्स डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, टी की वैल्यू ये एक्स डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा, स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए बस, और कुछ नहीं रखा है अब इसमें। वेरी सिंपली यू कैन प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ पैराबोला। ये जब आप समझ के अपने आप से खुद से करेंगे तो 5 मिनट में आप इसको कर लेंगे घड़ी में देख के, डायग्राम बनाने के साथ साथ। तो उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यूज़ जो है ये हो जाएगी आपकी y इज़ इक्वल टू, यहाँ पर u से u कैंसिल हो गया, देखिए साइन डिवाइडेड बाई कॉस हो जाएगा 10, तो मैं इसे लिख लूँगा 10 थीटा x इंटू एक्स हाफ, उसके साथ मैंने क्या किया देखिए g डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर। यहाँ पर जो कॉस आएगा उसे या तो आप डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा रहने दीजिए या ऊपर भेज दीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वो जैसे चाहें आप कर सकते हैं। ये और इस x को मैंने अलग निकाल दिया बाहर, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे जाके आपका काम ख़त्म। अब ये जो पूरी इक्वेशन आपको मिल गई, इस पूरी इक्वेशन में आप ध्यान से अगर देखेंगे तो 2 वेरिएबल x और y में इक्वेशन है, उसके साथ ही साथ y की हाईएस्ट पावर है 1 और x की हाईएस्ट पावर है 2। बाकी सभी टर्म जितने भी नज़र आ रहे हैं वो सब कांस्टेंट हैं। थीटा कांस्टेंट, जितने एंगल से आपने फेंका था, u कांस्टेंट था, g कांस्टेंट था, 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है। यानी कि ये इक्वेशन कैसी है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। पैराबोला होता है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखिए, कोई भी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हों, किसी एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए और दूसरे वेरिएबल की मैक्सिमम हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उस इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको एक पैराबोला मिलेगा। तो जब आपको मिलेगा कि प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ पैराबोला, देन यू हैव टू ड्रॉ ओनली अ डायग्राम। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और उसमें आपको ये सब नहीं बताना कि वर्टिकल मोशन एक्सेलरेटेड है, ये वो है वो, ये सब समझने की चीज़ें हैं, आपकी याद रखनी है। बताते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सीधे यहाँ से स्टार्ट करना है। हॉरिजॉन्टल मोशन से टाइम निकाल लेना है, वर्टिकल मोशन से आपको आगे बढ़ना है, इक्वेशन का सिलेक्शन करना है कि कौन सी इक्वेशन हमें चूज़ करनी है रिलेशन बनाने के लिए, क्योंकि आपने टाइम कैलकुलेट किया हुआ है हॉरिजॉन्टल मोशन से। और उसके बाद आपको आगे बढ़ते हुए एक इक्वेशन जनरेट कर देनी है और उस इक्वेशन में आपको वेरिएबल्स में चेक कर लेना है कि वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी या नहीं। तो चलिए सबसे पहले अब हम देख लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि पूरा यहाँ से स्टार्ट होके मोशन के एंड होने तक का पूरा टाइम, इसको मैंने डिनोट किया कैपिटल T से। इसे हम निकालने वाले हैं। अब आपको यहाँ पर ये देख लेना है कि कौन सी मोशन से आप निकाल रहे हैं या किस मोशन से आप निकाल सकते हो। हॉरिजॉन्टल मोशन में तो हमें हॉरिजन में चलना है, तो वहाँ पर तो उड़ने का सवाल ही नहीं है, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट की कैलकुलेशन हॉरिजॉन्टल मोशन से नहीं होगी, वर्टिकल मोशन से होगी। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट में इस तरह से उड़ के नीचे आ जाएगा आपका प्रोजेक्टाइल, तो मैं यहाँ पर वर्टिकल मोशन से हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो अगर वर्टिकल मोशन से कैलकुलेशन कर पाएंगे तो वर्टिकल मोशन तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है और उसमें हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो कौन सी वाली इक्वेशन मुझे चूज़ करनी चाहिए जिससे मेरा टाइम निकल जाए, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाए? तो टाइम वाली इक्वेशंस को हम ले लेंगे, यानी इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर कैंसिल हो जाती है, वी कैन नॉट यूज़ दिस। तो फर्स्ट और सेकंड में से अब कौन सी चूज़ करें? पहले वाली अगर मैं चूज़ करता हूँ तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए फाइनल वेलोसिटी का नहीं पता कि इस पॉइंट पे जाने के बाद प्रोजेक्टाइल की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। वर्टिकल वाली अगर हम वर्टिकल के थ्रू जाएंगे अभी, तो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास है u/, लेकिन वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी हमारे पास नहीं है। वर्टिकल यहाँ की वेलोसिटी तो हमारे पास होगी, टॉप पे पहुँचेगी तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर ये लौटना शुरू होगा।
तो जब ये वापस नीचे गिरेगा तो किस वेलोसिटी से गिरेगा वो हमारे पास नहीं है, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। वी कैन ओनली यूज़ सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वी हैव s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हम लिख लेंगे। सिंपली आप वेरी सिंपली यू कैन प्रूव, बहुत ही आसान है। देखिए तो क्या करेंगे इसके बाद, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, लौट के वापस आ गया, तो वर्टिकल जो वेलोसिटी वर्टिकल s जो है, दिस इज़ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से यहाँ पर जब गिरा, वापस नीचे गिर गया, तो इस पॉइंट पे आने के बाद वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 ही है। ऊपर है क्या हवा, ग्राउंड से ऊपर है, नहीं है, ग्राउंड पर ही वापस आ गया, इसलिए वर्टिकल यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। उसके बाद वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी जो थी यू वाई, टाइम होगा पूरा टाइम यहाँ से वहाँ पहुँचने का, टाइम ऑफ फ्लाइट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं t। उसके बाद माइनस, क्योंकि जब हमने ऊपर की तरफ फेंका तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मोशन का अपोज करेगी, उसे नीचे खींचेगी, उसकी वेलोसिटी को स्लो करेगी, इसलिए माइनस साइन फॉर अपोजिशन, हाफ जी और ए की जगह जी हो गया, माइनस जी आया, माइनस यहाँ आ चुका है, और टी की जगह पर आ गया आपका कैपिटल टी स्क्वायर। उसके बाद इस टर्म को मैं यहाँ ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, ये यहीं पर रह जाएगा। यू वाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो है यू साइन थीटा। बहुत ही आसानी से देखिए कितना, 1 2 3 4th लाइन में तो आपका आंसर आ गया बिना किसी कन्फ्यूज़न के। टी यहीं छोड़ दीजिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2u डिवाइडेड बाई जी, एक टी से एक टी कैंसिल होता नज़र आ रहा है, ये वाला टी यहीं छूट गया, देखिए 2u अपॉन जी साइन थीटा। ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। ये आपका पहला फॉर्मूला है जो आप न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट t इज़ इक्वल टू 2u अपॉन जी साइन थीटा। मैं सारे फार्मूला जो भी आते जाएंगे उन्हें साइड में लिख दूंगा, जिससे बाद में जब हम इनका डिस्कशन करें तो हम आसानी से इनको याद रख पाएँ। अब आगे बढ़ते हैं। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट, और उस मैक्सिमम हाइट को निकालने के लिए मैक्सिमम हाइट यहाँ से निकाल देता हूँ। मैक्सिमम हाइट यानी कि पूरे मोशन में सबसे ऊंची हाइट कौन सी है, ये वाली h, इसे हम निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर कौन सा मोशन लेंगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? ऑब्वियस सी बात है, हाइट की बात हो रही है तो हाइट तो वर्टिकल में ही आ रहा है, इसलिए वी विल चूज़ वर्टिकल मोशन। यहाँ पर भी वर्टिकल लेंगे। अब अगर वर्टिकल मोशन लेंगे मैक्सिमम हाइट के लिए, अब v वर्टिकल वाले लेने हैं सारे, याद रखना वर्टिकल मोशन वाले यानी कि y एक्सिस वाले। तो y एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। यहाँ पर जाकर y एक्सिस की जो वेलोसिटी है वो हो गई 0 स्क्वायर। u यानी कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी दैट वाज यू वाई, उसका स्क्वायर, और ऊपर की तरफ गया है इसलिए a हो जाएगा माइनस जी, 2 अपनी जगह, h कितना आ जाएगा, हाइट ये, और उसके बाद हम इससे आगे बढ़ेंगे। इसको मैं इधर ले आता हूँ, ये हो जाएगा 2gh, और यहाँ हो जाएगा यू वाई की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, दैट इज़ यू साइन थीटा। स्क्वायर होने से हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और h की वैल्यू देखिए कितनी आसानी से आपके पास आ गई, h इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास किसी भी एंगुलर प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट आपको मिल गई। अब तीसरा रह गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज, उसको भी निकाल लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, जब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे तो बहुत ही सिंपल है। आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना तो बड़ा ही आसान होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है हॉरिजॉन्टल मोशन, तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन तो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, r निकालना है हमें, एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिर्फ इसे अप्लाई करना है। स्पीड कितनी है हॉरिजॉन्टल की, चेंज ही नहीं पूरे मोशन में, ux। डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो गया यहाँ से यहाँ पहुँचने में, r डिस्टेंस ट्रैवल हुआ जिसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में, पूरा टाइम लगा, उस टाइम का नाम है टाइम ऑफ फ्लाइट,
दैट इज़ कैपिटल टी। तो r की वैल्यू हो जाएगी r इज़ इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज़ u cos थीटा, और t की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, तो t की वैल्यू है ये 2u अपॉन जी साइन थीटा। इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ 2u अपॉन जी साइन थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो सिंप्लीफाई करने पे मुझे दिखाई दे रहा है u स्क्वायर अपॉन जी, और ये है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपको एक आइडेंटिटी नज़र आ रही है, तो इसे मैं चेंज कर देता हूँ, u स्क्वायर अपॉन जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज़ साइन 2 थीटा। तो ये आपको r मिल गया, r इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। तो अब हमने प्रूव कर लिया है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोला होता है, और उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट को भी ड्राइव कर लिया है, इनके रिलेशंस को, फॉर्मूलाज़ को। तो हम आगे डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। हम देखते हैं एक बार, जैसे r इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, ये फार्मूला हमने प्रूव किया। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, या ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हैं। मान लीजिए ग्राउंड पर एक बॉल है, उस बॉल को हमने एक बार किक किया, तो किक होने के बाद ये बॉल यहाँ से यहाँ जाकर गिरती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल से जब हमने इसे किक किया यहाँ से, तो किक करने से ये सपोज़ कोई एक एंगल है, मान लीजिए ये एंगल 60 डिग्री है सपोज़, वहाँ जाकर ये किक होके यहाँ पर जाके गिरती है, ठीक। अब हमने बॉल को, जब ये यहाँ जाके गिर गई, तो हमने वापस ला के वहाँ रखा और एक बार फिर से किक किया। जब एक बार और हमने किक किया, तो अब की बार हमने छोटे एंगल से किक किया, लेकिन देखा अब की बार भी वहीं जाके गिरती है। ये हमने ट्रायल एंड एरर बार बार करके देखा कि ये क्या चक्कर है, कि हॉरिजॉन्टल रेंज तो हर बार सेम आ रही है, एक पोजीशन में, एक सिचुएशन में ज़्यादा ऊपर जाती है, दूसरे में थोड़ा कम ऊपर जाती है। इस वाले केस में ज़्यादा हाइट तक जा रही है बहुत, और इस वाले केस में सिर्फ इतनी हाइट तक जा रही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो सेम आ रही है, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल रेंज पर 2 एंगल पॉसिबल हो रहे हैं। तो अब ये 2 एंगल जो पॉसिबल हो रहे हैं, तो यहाँ तो एक ही एंगल है थीटा। जो डायग्राम आपको याद होगा, हमने अपने प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर थीटा डिग्री बनाते हुए प्रोजेक्ट किया था, थ्रो किया था, ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल में। तो अब यहाँ तो 2 एंगल आ रहे हैं, तो हमने ट्रायल एंड एरर किया, एंगल्स की वैल्यू को बदल बदल के यहाँ पे रखा, और उस वैल्यू पे पहुँचे जो यहाँ पर थीटा की वैल्यू चेंज करने के बाद भी r की वैल्यू ये ही घूम के वापस आ गई, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। तो वो एंगल कौन सा है, देखिए, वो एंगल है इस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 90 में से माइनस करके आपको मिलेगा यहाँ यू स्क्वायर अपॉन जी एज इट इज़, यहाँ आप लिख सकते हैं रिप्लेसिंग थीटा बाय 90 माइनस थीटा। ये तो जब हमने ये किया, तब हम देखते हैं क्या आता है वैल्यू। मान लीजिए तब जो हॉरिजॉन्टल रेंज आएगी वो कुछ और आएगी, सपोज़ r डैश उसका नाम रख दिया हमने एंगल चेंज करने पर। तो उसी वेलोसिटी से फेंका है हमने, थ्रो किया यू स्क्वायर अपॉन जी, यहाँ हुआ साइन, और थीटा के प्लेस पर हो गया 90 माइनस थीटा। थीटा को रिप्लेस किया हमने 90 माइनस थीटा से। अब देखते हैं यही वैल्यू वापस घूम के आती है या नहीं। तो यू स्क्वायर अपॉन जी एज इट इज़, यहाँ पर ये एंगल्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, साइन 180 माइनस थीटा, ये आपको पता होना चाहिए, एज शुगर टू कॉफ़ी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन 180 माइनस में तो साइन का चेंज नहीं होता, साइन ही रहेगा, यानी कि ये यू स्क्वायर अपॉन जी साइन ही आने वाला है।
और साइन 180 माइनस थीटा, ये 0 डिग्री है, 90 180, तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और सेकंड में साइन प्लस होता है, तो सेकंड में आने से साइन प्लस ही रहेगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 थीटा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह पर 2 थीटा इसलिए साइन 2 थीटा। तो देखा आपने, हमने एंगल को थीटा से बदल के 90 माइनस थीटा किया, लेकिन हमें हॉरिजॉन्टल रेंज वही मिला, यानी कि ये जो आर डैश वैल्यू आई है ये किसके बराबर है, आर के बराबर है। आर और आर डैश दोनों ही बराबर है, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए अगर कोई हॉरिजॉन्टल रेंज आपको गिवन है और कहा गया है आपसे कि ये 40 डिग्री एंगल से मिली है हमें, इसी सेम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एनी अदर पॉसिबल एंगल बताइए, तो आप फटाफट 90 में से 40 को माइनस करिए, 50 डिग्री विल बी योर आंसर। बस अंतर ये होगा, जो बड़ा एंगल होगा उस केस में जो भी चीज़ आपने फेंकी है वो हवा में ज़्यादा देर तक रहेगी, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज हो जाएगा, उसकी हाइट चेंज होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये था हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अगर आपको चाहिए, मान लीजिए आपको कोई चीज़ फेंकनी है और आप चाहते हैं ग्राउंड पे आपने जब उसको फेंका तो वो बहुत दूर जाके ग्राउंड पे गिरे, तो उसके लिए आपको यही फॉर्मूला पकड़ लेना है। इसमें जो आप r इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा करेंगे, इसमें u और g तो आपका पहले से फिक्स हो जाएगा, जिस भी वेलोसिटी से आपने फेंका है वो तो बार बार बदलेगी नहीं, बस थीटा को आपको ध्यान रखना है, यानी ये पूरे टर्म को आपको ध्यान रखना है। और आपको पता है कि साइन और कॉस में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है +1, और +1 साइन में होता है साइन 90 डिग्री पर, तो ये 1 रिप्लेस हो गया साइन 90 से, यहाँ है साइन 2 थीटा, दोनों तरफ टेक्नोमेट्रिक रेशियो के साइन सेम है, साइन साइन और पॉजिटिव साइन है उनके पास, तो एंगल कंपेयर हो जाएंगे, यानी 2 थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा आपको मिलेगा 45 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज अगर ज़्यादा चाहिए किसी वेलोसिटी पर, तो मैक्स टू मैक्स करने के लिए आपको एग्जैक्ट 45 डिग्री पर ही उसको थ्रो करना होगा हॉरिजॉन्टल से बनाते हुए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर आपको फेंकना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एच को देख लेते हैं एक बार। एच से हमें क्या क्या पता चलेगा, एच इज़ इक्वल टू हमें मिला है यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी वही है, जी फिक्स है, 2 पहले से नंबर है, u आपने जिस वेलोसिटी से फेंका वो भी कांस्टेंट हो गई, तो अगर h की वैल्यू हाई चाहिए तो यहाँ पर भी ये टर्म हमारा मैक्सिमम वैल्यू इसकी होनी चाहिए, जो है 1, स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 का रूट हो जाएगा 1, और फिर ये साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 होने से यहाँ पर देखिए दोनों तरफ साइन है, पॉजिटिव साइन भी है और एंगल कंपेयर होगा, थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 90 डिग्री। यानी कि अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल में आपको हाइट जो थी, ये वाली हाइट जो थी, ये जो आपने फेंकी, ये जो हाइट आपको मिली थी यहाँ पर एच हाइट, इस हाइट को अगर सबसे ज़्यादा करना है तो एंगल कितना रखना चाहिए, 90 डिग्री। यानी कि आपको इस तरह से, ये थीटा कौन सा था, हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल से अगर आपने 90 डिग्री बना दिया तो आपने कहाँ पे फेंका है, सीधा ऊपर की तरफ फेंक दिया आपने, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री बनाते हुए ऊपर, तो उस केस में सबसे ऊंचा उस वेलोसिटी पे वो चीज़ जाएगी, ठीक है। एक तरीके से वर्टिकल प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आएगा एंगुलर के अंदर ही है, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैक्सिमम रखना है तो उसमें भी कोई चिंता नहीं है, यू जी और 2 की वैल्यू सेम है, कांस्टेंट है, साइन थीटा की वैल्यू वहाँ पर कैसी रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम हाइट जो अभी आपने 90 डिग्री पर निकाली, उसी 90 डिग्री पर वो प्रोजेक्टाइल उस सेम वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से सबसे ऊपर जाएगा। अगर सबसे ऊपर जाएगा सबसे ज़्यादा टाइम तक हवा में रहेगा, सबसे ज़्यादा टाइम तक हवा में रहेगा तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी मैक्सिमम हो जाएगा। यानी मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपको चाहिए देन एंगल शुड बी 90 डिग्री।